नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कृषि नेटवर्क लाइव सेशन में। मैं आपके साथ जुड़ रही हूँ दिव्या। आज का हम जो विषय लेके आए हैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और प्लस आपको इससे जानकारी मिलेगी। और विषय का नाम है मिल्क फीवर रोकथाम एवं प्रबंधन। आज हमारे साथ इसी को चर्चा करते हुए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर आशीष प्रताप सिंह, जो कि आपको बताएंगे इस विषय के बारे में और इससे कैसे बचा जाए और कैसे बचाया जा सकता है। ये हम चर्चा करेंगे आज के विषय में। जी, नमस्कार सर। धन्यवाद। धन्यवाद दिव्या जी। थैंक यू वेरी मच। आज आपने हमें इनवाइट किया। सबसे पहले मैं तुम्हें कृषि नेटवर्क को भी विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो हमारे पशुपालकों के लिए इतना नेक काम कर रही है और समय जी, समय पर इस तरह की जागरूकता पशु से संबंधित बीमारियों पर चर्चा करती रहती है। तो विशेष बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए, इस सेवा में मुझे भागीदार बनाने के लिए। थैंक यू दिव्या जी। थैंक यू सर, आपका बहुत स्वागत है। सर, पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि ये मिल्क फीवर होता कैसे है। यस दिव्या जी, मैं बताना चाहूँगा कि मिल्क फीवर, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि जो मिल्क फीवर से जो एक कंफ्यूजन होता है, एक गलतफहमी पैदा होती है कि कहीं ना कहीं पशु में फीवर होता है, बुखार आता होगा। ये कोई ऐसी इन्फेक्शन वाली बीमारी है जहाँ पशु को इन्फेक्शन होता है और पशु को बुखार आता है। तो ना तो कोई इन्फेक्शन वाली ये बीमारी है, ना ही इससे पशु को बुखार आता है। हमारे यहाँ मिल्क फीवर को अगर कहा जाए तो एक प्रोडक्शन से संबंधित बीमारी है, मेटाबॉलिक चयापचय से संबंधित बीमारी है, जिसमें पशु ब्याने के दौरान या ब्याने के बाद ऐसा देखा गया है कि जब पशु के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। जी, अत्यंत साधारण शब्दों में अगर कहूँ कि पशु के शरीर में कैल्शियम की आपूर्ति और मांग में जब असंतुलन की स्थिति पैदा होती है, तब हाइपोकैल्शियमिया या कहते हैं ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में मिल्क फीवर कहते हैं। जी। जी सर। अब मैं थोड़ा सा, अगर आप मैं इस वक्त अगर थोड़ा सा, हाँ, प्रकाश डालना चाहूँ, थोड़ा डिटेल बताना चाहूँ, तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ कैल्शियम की कमी होती है या नहीं। तो ये मैं क्लियर कर दूं कि हम, चाहे वो हमारा शरीर हो चाहे पशु का शरीर हो, हमारे शरीर में हर हर हमारे शरीर के हर सेल्स में या हड्डियों में या दांतों में कैल्शियम का भंडार है। तो जी, कभी भी शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होती। मुख्यतः देखा जाता है कि ब्लड में कैल्शियम, आयनिक कैल्शियम की कमी हो जाती है। क्योंकि देखा गया है कि जो जानवर का, जो पशु का शरीर है, उसकी जो हड्डियां हैं, उसके दांत के जो सेल्स है, सब में कैल्शियम है। पर वो कैल्शियम जो ब्लड में, खून में मौजूद है, वो जो आयनिक कैल्शियम है, उसी का ही रोल होता है। वही जो शरीर की जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, शरीर की जो भी मांग पड़ती है, जो जरूरत होती है, चाहे वो दूध के प्रोडक्शन के समय हो, या जब पशु ज्ञापन होता है तो बच्चे के निर्माण में, तो वो कैल्शियम जो ब्लड में मौजूद होता है, आयनिक कैल्शियम, उसकी कमी होती है, उसे हम हाइपोकैल्शियमिया बोलते हैं। कभी शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होती। तो जब वो कैल्शियम की कमी होती है, तब मिल्क फीवर, जो हम जिस बीमारी को बोलते हैं, उसके लक्षण आते हैं, शुरू होते हैं, जिसे हम मिल्क फीवर बोलते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो गई है आप। सर, मेरा दूसरा सवाल यही था कि मिल्क फीवर के लक्षण क्या होते हैं। जी जी, अभी मैं लक्षण से पहले मैं थोड़ा सा, दिव्या जी, मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूंगा कि हमारे चाहे पशु के शरीर में अगर देखा जाए तो करीब 30 से 40 मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीज, जिंक, बहुत तरह तरह के मिनरल्स हैं। और कुछ की जो जरूरत है बहुत ज्यादा, जिन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, या जिनकी कम होती है उन्हें माइक्रो ट्रेस मिनरल्स बोलते हैं। इसमें भी अगर देखा जाए तो कैल्शियम और फास्फोरस की जरूरत लगभग पूरे मिनरल के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो 3/4 होती है। और कैल्शियम जो शरीर में होता है, अगर देखा जाए तो उसका 99% कैल्शियम हड्डियों में होता है। केवल 1% कैल्शियम जो होता है वो ब्लड में होता है, खून में होता है। और यही 1% कैल्शियम जो होता है, ये शरीर के फिजियोलॉजी के लिए जिम्मेदार होता है। तो ज्यादातर देखा गया है कि मिल्क फीवर के मामलों में होता क्या है कि जो हम कहते हैं संक्रमण काल, ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं, पशु जब ज्ञापन होता है, ज्ञापन के 3 महीने, बच्चा देने के 3 महीने के पहले, 3 सप्ताह के पहले जो पीरियड होता है, और 3 सप्ताह के बाद की जो अवस्था होती है, इसे हम ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। और ये वो काल होता है जिसमें पशुओं के अंदर सबसे ज्यादा बदलाव आते हैं और जानवर सबसे ज्यादा स्ट्रेस में होता है। और इस दौरान पशु के शरीर से कैल्शियम का ज्यादा से ज्यादा मांग होती है, चाहे वो भ्रूण के निर्माण में हो, चाहे वो जब ब्याने के बाद, जब पशु दूध देना शुरू करता है, उस दौरान हो। इस दौरान होता क्या है, जब पशु गर्भकाल की आखिरी अवस्था में होता है, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि गर्भाशय का जो आकार होता है बहुत बड़ा होता है, और कहीं ना कहीं वो पेट पर, जो उसका र्यूमन है, जो पशु का जो पेट है, उस पर वो दबाव डालता है। तो पशु तनाव में भी होता है, और कहीं ना कहीं पशु का चारा पानी अपने आप कम हो जाता है। ये प्राकृतिक होता है, किसी बीमारी की वजह से नहीं होता।
इसके बाद बच्चा देने के दौरान और बच्चा देने के बाद करीब 4 से 6 सप्ताह तक भी पशु पूर्णतः अपने चारे पर नहीं आ पाता है। ये नेचुरल है, प्राकृतिक है। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पशु के अंदर एनर्जी की कमी होती है, और ज्यादा दाना या चारा ना ले पाने की वजह से जरूरी मिनरल्स की भी कमी होती है। अब होता क्या है, अब मैं सबसे पहले कैल्शियम का मैनेजमेंट होता कैसे, मैं इस पर थोड़ा बताना चाहूंगा। मैंने बताया कि जो मुख्यतः जो मेन कैल्शियम है, जो पशु के शरीर में जो मुख्यतः जो मांग की आपूर्ति करता है, वो ब्लड में कैल्शियम होता है। अब ये कैल्शियम 3 तरीके से ब्लड में मेंटेन रहता है। जब ब्लड में कैल्शियम की कमी होती है, आयनिक कैल्शियम की कमी होती है, तो इसके लिए 3 स्रोत हैं। पहला स्रोत तो वो हो गया हड्डियां। हड्डियां हड्डियां ही मैंने कहा कि ये सागर हैं, इसमें कैल्शियम 99% कैल्शियम हड्डियों में ही होता है। तो जब भी ब्लड में कैल्शियम की कमी होती है, लगता है ब्लड से कैल्शियम दूध में ज्यादा जा रहा है, या फीटस जो भ्रूण का निर्माण है वहां पर ज्यादा आपूर्ति हो रही है, तो ब्लड में कैल्शियम की कमी होगी। अब क्या शरीर क्या करता है, ब्लड में उस कैल्शियम की आपूर्ति हड्डियों के माध्यम से करता है। और हड्डियों से माध्यम करने के लिए शरीर में हार्मोन होते हैं। एक हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं पैराथायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड के अंदर एक ग्लैंड होती है, इसे बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। ये पैराथायराइड ग्लैंड का काम ही है कि जैसे ही ब्लड में कैल्शियम की कमी होगी, आयनिक कैल्शियम की कमी होगी, ये जा करके हड्डियों पर लगता है, और हड्डियों से कैल्शियम को कहते हैं ना कि जिसका जो कैल्शियम को निकाल कर वो ब्लड में ले आता है। इसके साथ साथ ये पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है किडनी से, क्योंकि किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो चीजों को बाहर निकालता है। तो किडनी से कैल्शियम को बाहर निकलने से रोकता है। जो ब्लड जो किडनी में जा रहा है वहां से छन के यूरिन बनता है, तो वो कोशिश करता है कि वो कैल्शियम यूरिन के माध्यम से बाहर ना निकल पाए, उससे वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करता है। और इसके साथ साथ जो आहार नाल है उनका एब्जॉर्प्शन करता है। तो ये पराग हार्मोन 3 तरीके से ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। पहला सबसे मुख्य हड्डियां, दूसरा है आहार जो हमारी आहार नलिका है, तीसरा है किडनी से उसके एक्सक्रीशन को, उसके उत्सर्जन को कम करता है। तो होता क्या है कि जब अब ये कमी होती है, अब ये एक संतुलन बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है। जब अब होता क्या है, जब पशु गर्भकाल के आखिरी अवस्था में होता है, कहते हैं ना जब गर्भकाल के आखिरी जो जो 2 महीने होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पशु के भ्रूण का, हड्डियों का सबसे ज्यादा निर्माण, 60% ज्यादा निर्माण ये आखिरी अवस्था में ही होता है। तो एक तो मांग ज्यादा है पर जानवर चारा कम खा रहा है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही पशु ने बच्चा दिया, उसके देने के बाद जो कोलेस्ट्रम, जो माँ का दूध जो निकलता है, जो बहुत ही पौष्टिक होता है, उस कोलेस्ट्रम में कैल्शियम नॉर्मल दूध की अपेक्षा 2 से 3 गुना ज्यादा होती है। अगर मैं थोड़ा आंकड़े बताऊं कि अगर 1 लीटर कोलेस्ट्रम पशु ने, माँ ने बच्चे को निकाला, तो उस 1 लीटर कोलेस्ट्रम में 2.3 ग्राम कैल्शियम होता है। और अगर पशु ने 10 लीटर दूध दिया, तो आप समझ लीजिए 23 ग्राम जो है कैल्शियम का उत्सर्जन शरीर से बाहर हुआ। अब पशु के अगर पूरे शरीर, पूरे ब्लड में अगर कैल्शियम देखा जाए, तो अगर अगर पशु का जो ब्लड होता है वो करीब 30 से 40 लीटर के करीब होता है। तो अगर पूरा अगर अमाउंट देखा जाए तो करीब 4 से 6 ग्राम कैल्शियम ही होता है। तो जब अचानक मांग बढ़ने लगती है, शरीर से कैल्शियम का ह्रास होने लगता है दूध के माध्यम से, तब अब पैराथायराइड हार्मोन, जिसका काम है हड्डियों से कैल्शियम को लाकर निकालना, और आंतों से, पेट से, जो चारे से, जो दानों से जो कैल्शियम आता है, ये उस इफिशियंसी के साथ वो काम नहीं कर पाता है। तो कहने का मतलब है कैल्शियम की सप्लाई ब्लड में नहीं उतनी हो पा रही जितनी होनी चाहिए, जितना नुकसान हो रहा है, जितना बाहर जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हाइपोकैल्सीमिया की स्थिति पैदा होती है। हाइपोकैल्सीमिया का मतलब है ब्लड में कैल्शियम आयन की कमी। तो इस कंडीशन में इसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादातर पशु मालिकों के लिए यही चुनौतीपूर्ण होता है। अगर ये देखा जाए, मैं अगर कहूँ कि इसकी संभावना ये कब कब कहाँ ज्यादा होती है, तो मैंने बताया कि ये जो मिल्क फीवर है, ये गर्भकाल के दौरान भी हो सकता है, बच्चा देने के दौरान भी हो सकता है, और बच्चा देने के उपरांत भी, बाद भी होता है। पर ज्यादातर मामले देखे गए हैं, करीब 80% केस होते हैं कि बच्चा देने के 48 से 72 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा केसेस मिल्क फीवर के होते हैं, जिसमें जानवर बैठ जाता है। अभी हम आगे चर्चा करेंगे इसके लक्षणों पर। कहा जरूर जानवर, पशु लेट जाता है और वो स्थिति बड़ी विकराल होती है। अगर उस समय समय रहते उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो पशु की जान भी जा सकती है। यस नीता जी। जी सर। और सर ये मिल्क फीवर रोक कैसे सकते हैं हम लोग? जी अभी तो मैं अभी हाँ रोकने का, अभी रोकने से पहले मैं थोड़ा लक्षणों पर जाना चाहूंगा दिव्या जी, कि जी। इसके लक्षण क्या होते हैं। जी। तो सबसे पहले हमारे पशु मालिक को इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसके लक्षण भी 2 तरीके से होते हैं। एक तो मिल्क फीवर के जो टिपिकल लक्षण है, जो कहते हैं ना कि बिल्कुल जो जटिल, जो सबको पता होनी चाहिए, ये लक्षण 3 तरीके से आते हैं, 3 स्टेजों में होते हैं। एक तो पहला स्टेज वो होता है जिसमें जानवर
क्या होता है, खड़ा रहता है, पर वो ऐसा लगेगा जैसे बहुत एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा उत्तेजना में होता है। जैसे जानवर जब गर्मी पे आता है तो बहुत उत्तेजना में होता है, तो ऐसा ही फील होता है, वो जानवर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। बाहर के वातावरण में जो कुछ भी, थोड़े बहुत भी जो बदलाव होते हैं उसके प्रति बहुत ज्यादा सतर्क रहता है। इसके साथ साथ जानवर अगर देखेंगे तो जानवर लड़खड़ाता भी है, क्योंकि हड्डियां कहीं ना कहीं कमजोर होती हैं और कहीं ना कहीं मांसपेशियां जकड़ने लगती हैं, मांसपेशियों में संकुचन होने लगता है। अब बाहर जो पशु मालिक वो देखेगा तो उसको लगेगा कि जो मांसपेशियां हैं वो साइड की वो फड़कने लगती हैं, जैसे कहते हैं ना कि मांसपेशियों में मतलब बहुत ज्यादा जकड़न होने लगती है। और ऐसी अवस्था में पशु का तापमान सामान्य भी रह सकता है और सामान्य से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये फीवर नहीं होता। ये तापमान ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि मांसपेशियां जब जोरों से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, सिकुड़ेंगी, तो कहीं ना कहीं वहां अंदर से एक हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से पशु का तापमान, उसके शरीर का तापमान बढ़ भी सकता है। तो ये पहली स्टेज होती है। इसके साथ साथ पशु, कई बार ऐसा लगेगा जैसे पशु थोड़ा सा पागल है, पागलपन जो स्थिति उत्पन्न होने लगती है, जानवर चलेगा या मुंह खोलेगा, मुंह से जीभ बाहर निकाल लेगा, तो ऐसी स्थिति होती है। और ये पहली अवस्था जो होती है बहुत ही कम पशु जो है अभी 24 से 48 घंटे के अंदर उसने, पशु ने बच्चे को जन्म दिया है, और पशु अपने प्रॉपर तरीके से जो दूध देना चाहिए वो दे रहा है, और ये अगर लक्षण आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये मिल्क फीवर की पहले स्टेज की शुरुआत है। इसके बाद हम आते हैं सेकंड स्टेज पे। तो पहले स्टेज के गुजर जाने के बाद फिर होता है कि पशु अपनी एक्सटर्नल रिकम्बिंसी में आ जाता है, पशु बैठ जाता है, जैसे अपने छाती के बल पर वो बैठ जाए और दोनों पैर साइड में हो, उन दोनों का सपोर्ट ले। और इसमें पशु अपना जो सर है वो पेट की तरफ मोड़ लेता है, ऐसा लगता है जैसे उसे पेट दर्द हो रहा है, उस पेट की तरफ वो देख रहा हो। और पशु बहुत ज्यादा सुस्त हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। अगर एक पशु चिकित्सक जाकर उसके वहां पे कुछ पैरामीटर्स ले, जैसे पशु चिकित्सक कोशिश करे, उसका टेम्परेचर लेने की कोशिश करेगा, तो यहाँ सामान्यतः पशु का तापमान सामान्य से कम होता है। 101 डिग्री फ़ारेनहाइट जो सामान्य तापमान होता है उससे कम मिलता है, करीब 98, 99, 97, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान चला जाता है। तो बेसिकली तापमान कम होने की वजह ये होती है कि जब कैल्शियम की कमी होती है तो मांसपेशियों में जो कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए वो होना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हीट जनरेट नहीं होती। इसके साथ साथ जब कैल्शियम की कमी होती है तो शरीर की तापमान, अपने शरीर के एक तापमान, फिक्स तापमान को मेंटेन करने की जो कैपेसिटी होती है वो भी खत्म हो जाती है। तो शरीर बाहर के तापमान से ज्यादा प्रभावित होने लगता है। तो पशु के शरीर का तापमान कितना है, होना चाहिए 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। बाहर का तापमान जनरली 37 डिग्री, 38 डिग्री सेल्सियस, बाहर का तापमान 30 से 32 ऐसे डिग्री सेल्सियस होता है। तो बाहर के तापमान से प्रभावित होता है शरीर, और ये जनरली कम हो जाता है। तो पशु का तापमान सामान्य से कम हो जाता है। इसके साथ साथ पशु डिप्रेशन में होता है और उसकी हार्ट रेट बहुत बढ़ जाती है। दिल की धड़कन अगर एक पशु चिकित्सक सुनना चाहेगा तो सुन नहीं पाएगा, क्योंकि हार्ट रेट बहुत ज्यादा 100 से ऊपर पहुंच जाती है। ऐसी कंडीशन में अगर जानवर का पल्स लिया जाए, उसकी नाड़ी दर ली जाए, तो वो लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे पशुओं के अगर हम कहते हैं ना कि गले के पास एक वेन होती है, जिसे बोलते हैं जुगुलर वेन, उसको हम उभारने की कोशिश करते हैं तो वो उभारना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ पशु के जो गोबर का जो रास्ता है वो पूरी तरह से शिथिल पड़ जाता है, ढीला पड़ जाता है। पशु की अगर आंखों में देखेंगे तो उसकी पुतली बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, डायलेटेड, बड़ी मिलती है। जैसा लाइट अगर हमारी आंखों में डाला जाए तो पुतली खुल जाती, बड़ी हो जाती है। तो ये स्थिति वहां पर भी होती है सेकंड स्टेज में भी। तो अगर, और ये स्टेज काफी लंबे समय तक चलती है, और हमें पशु मालिक को सतर्क होना चाहिए। ये ऐसी अवस्था है जहां पर तुरंत उपचार की अत्यधिक आवश्यकता होती है। अब तीसरी अवस्था में आए, इसके बाद भी अगर पशु का ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो पशु तीसरी अवस्था में जाता है, जिसे हम बोलते हैं लेटरल रिकम्बेंसी। पशु एक तरफ, दाहिने या बाईं तरफ लेट जाता है, और ये और ज्यादा गंभीर स्थिति होती है। पशु पूरी तरह से, एक तरह से कह रहे कोमा में चला जाता है, पूरी तरह से डिप्रेशन में चला जाता है। मांसपेशियां बिल्कुल शिथिल पड़ जाती हैं, या कह सकते हैं कि बिल्कुल पैरालाइज हो जाती हैं। और लीद व गोबर के रास्ते, जो गोबर का रास्ता होता है, जो एनस होता है, वो पूरी तरह से शिथिल पड़ जाता है। और लेटने की वजह से कई बार ऐसा होता है, अफारा वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है, पेट में गैस बनना शुरू हो जाती है और पेट फूलने लगता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेट के अंदर जो आहार के तंत्र के अंदर जो संकुचन होना चाहिए वो होना बंद हो जाता है। तो पेट में जो मौजूद जो भी खाद्य पदार्थ हैं जो भी अंदर है, वो आहार नली की तरफ, इस मुंह की तरफ आने लगते हैं, जिससे कहते हैं ना कि जो एयर का जो जो समय समय पर जो पेट में गैस बनती है वो गैस निकलना बंद हो जाती है। तो पशु को अफारा होता है, और अफारे की वजह से पशु की डेथ हो जाती है। डेथ ऐसे होती है कि जब अफारा बनता है तो वो फेफड़ों पर दबाव डालता है, जब फेफड़ों पर दबाव पड़ेगा तो जानवर सांस नहीं ले पाएगा। तो मिल्क फीवर में ज्यादातर देखा गया है कि पशु की जो मौत होती है वो सांस न ले पाने की वजह से होती है, क्योंकि अफारा बना, अफारे की वजह से वो सांस लेने में उसको दिक्कत हुई, और सांस न ले पाने की वजह से पशु मर जाता है। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं। पहला स्टेज इसमें जानवर खड़ा रहता है, दूसरे स्टेज में जानवर बैठ जाता है, मुंह पीछे की तरफ करता है, तीसरे स्टेज में जानवर एक तरफ लेट जाता है और अफारा बनता है। और दूसरी और तीसरी अवस्था में पशु का तापमान सामान्यतः कम हो जाता है उसके नॉर्मल टेम्परेचर से, लेकिन ये टेम्परेचर भी ज्यादा भी हो सकता है।
क्योंकि अगर मान लीजिए पशु गर्मी के मौसम में, जून या जुलाई के मौसम में ऐसी अवस्था अगर है, तो बाहर का तापमान अगर बहुत ज्यादा है तो पशु के शरीर का तापमान यहाँ भी ज्यादा हो सकता है। तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मिल्क फीवर में टेम्परेचर कम होता है, ऐसा जरूरी हमेशा नहीं है। ये तो मैंने बताया क्लिनिकल क्लिनिकल मैस्टाइड क्लिनिकल मिल्क फीवर के लक्षण बताए। इसके अलावा होते हैं वो सब क्लिनिकल मिल्क फीवर। सब क्लिनिकल मिल्क फीवर वो होता है जिसमें पशु, जो ये लक्षण मैंने बताया ये स्पष्ट रूप से ना आए, शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई। अब कैल्शियम की कमी होने की वजह से पशु के शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। कैल्शियम की अगर कमी है तो जानवर की हड्डियां कमजोर होंगी, जानवर का दूध अपने आप कम हो जाएगा। कैल्शियम की कमी से पशु में डिस्टोकिया जिसे कहते हैं, अगर पशु बच्चा देने वाला है तो बच्चा देने में वो उसे कहीं ना कहीं जोर या जबरदस्ती करके ही बच्चे को निकाल पाना संभव हो पाता है। इवन बच्चा देने के बाद जेर रुकने की समस्या पैदा हो जाती है। जेर रुकने की वजह से ये देखा गया है कि बच्चेदानी में इन्फेक्शन भी होने लगता है। पशु का जो कहते हैं ना इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कम हो जाती है, जिससे पशु को थनैला होने की संभावना अत्यधिक रूप से बढ़ जाती है। तो ये इसके तो ये सामान्यतः हमारे पशु मालिक इसको नजरअंदाज करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पशु मालिक इतना जागरूक होना चाहिए कि ये मिल्क फीवर के लक्षण आ रहे हैं तब तो उनका उपचार तो करना ही करना है। अगर नहीं भी आ रहे हैं तो इतना उसे जागरूक होना चाहिए कि बच्चा देने के तुरंत बाद उसे कहीं ना कहीं कैल्शियम सप्लीमेंट देना ही देना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से प्राकृतिक रूप से उसके शरीर में कैल्शियम की कमी होने ही वाली है। जी। तो सर मेरा तीसरा सवाल यही है कि हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं ये मिल्क फीवर को। रोकथाम के लिए, यस दिव्या जी, रोकथाम के लिए सबसे ज्यादा मैं पहले बताना चाहूंगा कि ज्यादातर मैं ये जो मिल्क फीवर के केसेस होते हैं, मैंने बताया कि जो ट्रांजिशन पीरियड होता है बच्चा देने के 3 हफ्ते से पहले और बाद 3 हफ्ते बाद का जो समय होता है बड़ा ही क्रिटिकल होता है। इस दौरान पशु के शरीर में बहुत ज्यादा बदलाव होते हैं, जानवर तनाव में होता है। तो हमें इन 2 चीजों पर विशेष ध्यान देना है। पशु को तनाव में बिल्कुल रहने देना है, उसके अंदर एनर्जी की कमी भी ना हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया कैल्शियम की कमी होती है, वैसे ही जब आखिरी अवस्था में पशु चारा खाना बंद कर देता है तो उस दौरान पशु के शरीर में एनर्जी की भी कमी हो जाती है। और एनर्जी की कमी की वजह से एक पशु को एक दूसरी बीमारी होती है जिसे बोलते हैं कीटोसिस, जिसमें जानवर शरीर से जो एनर्जी लेने का जो माध्यम, जो वोलेटाइल फैटी एसिड होते हैं जो जैसे लेता है, उससे ना लेकर के शरीर के फैट से लेना शुरू करता है, जिससे कीटोन बॉडीज बनती हैं और लीवर में फैट का डिपोजिशन होने लगता है, जिसे हम फैटी लीवर बोलते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रांजिशन पीरियड में इनका प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे किया जाए। उसके लिए जरूरी है पशु को अ, ऐसी डाइट दी जाए जिसमें पोटेशियम आयन की मात्रा कम हो। अब ये पोटेशियम आयन से क्या मतलब है, देखिए चारे में जो भी हम दाना देते हैं उसमें जो भी मिनरल्स होते हैं 2 तरीके के होते हैं, एक तो धनात्मक पॉजिटिव आयन वाले और दूसरे धनात्मक ऋणात्मक नेगेटिव आयन वाले। जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये पॉजिटिव वाले हैं। तो ऐसे मिनरल्स, ऐसे चारा, ऐसा दाना नहीं देना चाहिए, ऐसा मिनरल ऐसे नहीं जिसमें पोटेशियम या धनात्मक आयन वाले मिनरल्स की मात्रा ज्यादा हो। हमें कहीं और जनरली कहाँ ये होते हैं, जनरली जो लेग्यूमिनस फीड होते हैं जैसे बरसीम है, लूसर्न है, इनको खिलाने पर जनरली देखा गया है कि मिल्क फीवर की संभावना बढ़ जाती है। या पशु को वो चारा दें जहां पर ऐसे उर्वरक का इस्तेमाल ना किया गया हो जिसमें पोटेशियम आयन या धनात्मक ऐसे मिनरल जो कैटायन वाले मिनरल्स ना यूज किए गए हो। तो पहला तो ये। दूसरा, बच्चा देने के तुरंत उपरांत हमें कैल्शियम और एनर्जी दोनों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट दे सकते हैं जिससे जानवर को तुरंत कैल्शियम की आपूर्ति हो। बाजार में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, जिसमें एक प्रोडक्ट है लैक्टेट जेल के नाम से आता है। लैक्टेट जेल देखा गया है ये बेसिकली आयनिक कैल्शियम का स्रोत है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मिल्क फीवर में जो कमी होती है वो आयनिक कैल्शियम, ब्लड में आयनिक कैल्शियम की कमी होती है, और यही कैल्शियम ही सभी प्रक्रियाओं, सभी फिजियोलॉजी के लिए जिम्मेदार होता है। तो मिल्क फीवर के समय जो सबसे ज्यादा जरूरी है आयनिक कैल्शियम की आपूर्ति। तो ये लैक्टेट जेल देखा गया है आयनिक कैल्शियम का स्रोत है, इसमें आयनिक कैल्शियम है। तो जैसे ही आप बच्चा देने के उपरांत आप इसको देंगे तो तुरंत ये आयनिक कैल्शियम की सप्लाई करेगा, तो जो तुरंत जो कहते हैं ना त्वरित मांग की जो आवश्यकता है वो पूरी होगी। और उसके 12 से 18 घंटे बाद हमें एक दूसरी उसका बोतल देनी है जो 300 ml की होती है। तो ये अगर हम करें, इसके साथ साथ हम एनर्जी, जो कहते हैं ना जानवर निगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला जाता है, एनर्जी की कमी हो जाती है, तो उसके लिए मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिसमें एक हर्बल प्रोडक्ट्स है कीटो रो, जिसमें पूरी तरह से हर्बल तरीके से बनाया गया है। उसमें हर्बल ऐसी औषधियां हैं जो दाने या चारे से में जो मौजूद कैल्शियम है उनको अच्छी तरह से निकाल कर उसका उनका अवशोषण कराती हैं। इसके साथ साथ एनर्जी का प्रोडक्शन नेचुरल तरीके से करती हैं, तो जानवर के अंदर नेगेटिव एनर्जी वाली कंडीशन नहीं आती है। इसके साथ साथ ये लीवर को सपोर्ट करती हैं जो कीटो रोग है, क्योंकि जब भी ये सारी प्रक्रिया है, एनर्जी प्रोडक्शन की प्रक्रिया है, ये
सब लीवर से ही संबंधित होती हैं, और लीवर पर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। जब ग्लूकोज की कमी होती है, एनर्जी की कमी होती है, तो लीवर में फैट का डिपोजिशन हो जाता है, जिसे फैटी लीवर कहते हैं। तो उस समय लीवर डैमेज होने की कंडीशन बन जाती है, कीटोसिस जिसे बोलते हैं। तो ये कीटो रोग क्या करता है, उस लीवर को प्रोटेक्ट करता है, लीवर को डैमेज होने से रोकता है, जानवर के अंदर जो एनर्जी की कमी है उस एनर्जी की आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो हम बच्चा देने के तुरंत उपरांत अगर हमने आयनिक कैल्शियम जो कि लैक्टेट जेल के माध्यम से दे सकते हैं, उसके साथ साथ कीटो रोग जो कि एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस को कम करेगा, लीवर को पूरी तरह से सपोर्ट करेगा, कर सकते हैं। और उसके बाद जब आने वाले टाइम में हम एक नॉर्मल कैल्शियम हम दे सकते हैं, जैसे आयुर्वेद का एक प्रोडक्ट है कैल्धन वी प्लस आता है, जो एक एलिमेंटल कैल्शियम का स्रोत है। तो अगर हम इस तरह से जागरूक रहें तो हम मिल्क फीवर की कंडीशन को बनने से रोक सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि गर्भावस्था के आखिरी समय में लोग बहुत ज्यादा कैल्शियम देने लगते हैं। पशु मालिक ज्यादा जागरूक होने लगता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा अगर हम कैल्शियम आखिरी आखिरी अवस्था में देंगे तो आगे आगे चलकर मिल्क फीवर नहीं होगा। यहाँ हमें ऐसा नहीं करना है। गर्भकाल के आखिरी सप्ताह में, 1 या 2 सप्ताह पहले, हमें बहुत हाई कैल्शियम रिच डाइट नहीं देनी चाहिए। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक मैकेनिज्म है, ब्लड में कैल्शियम को मेंटेन करने की एक मैकेनिज्म है, तरीका है। पैराथायराइड हार्मोन है, वो क्या करता है, हड्डियों से कैल्शियम को निकालकर ब्लड में लेके आता है। ठीक है ना? तो ये हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। अब हम अगर गर्भकाल की आखिरी अवस्था में जब बहुत ज्यादा कैल्शियम रिच डाइट देंगे तो जो पैराथायराइड हार्मोन है ये इनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि जब चीजें ऑलरेडी मिल रही हैं तो उसे एक्टिव होने की जरूरत क्या है। और जैसे ही पशु ने बच्चा दिया, जैसे ही पशु ने दूध देना शुरू किया, तो मैंने बताया ना, 1 लीटर में ही 2.3 ग्राम कैल्शियम का जो है स्राव होता है दूध के माध्यम से, और करीब 10 लीटर अगर पशु दूध तो करीब 23 ग्राम कैल्शियम का नुकसान होता है। तो इतनी बड़ी मात्रा में पैराथायराइड हार्मोन उस कैल्शियम को ब्लड में नहीं मेंटेन कर पाता है। तो इसलिए आखिरी अवस्था में कैल्शियम रिच डाइट अगर नहीं देंगे तो जो पैराथायराइड हार्मोन का जो सिस्टम है वो एक्टिवेट रहेगा। उसे जब ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो वो अपना काम अच्छे से करेगा। तो इसके पीछे फंडा ये है कि आखिरी सप्ताह में कैल्शियम रिच डाइट बहुत ज्यादा नहीं देनी चाहिए, लेकिन बच्चा देने के तुरंत बाद हमें पूरी तरह से कैल्शियम रिच डाइट और एनर्जी को, कंटेंट को मेंटेन करना है। इसके साथ मैं बोलना चाहूंगा कि जब भी पशु कहते हैं ना आखिरी गर्भकाल में हो, तो कोशिश करनी चाहिए कि उसके पेट का जो पीएच है, कहते हैं ना पीएच दो तरीके का, एक क्षारीय होता है, एक अम्लीय होता है। तो पशु का जो र्यूमन, उसके पेट को हमेशा एसिडिक बनाए रखना है, वो चाहे वो पेट हो चाहे वो ब्लड का पीएच हो। तो इसके लिए पशु मालिक अपने पशु को आखिरी महीने के आखिरी काल में नवसादर दे सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड जिसे बोलते हैं। करीब वो 30 से 50 ग्राम नवसादर वो डेली फीड में दे सकते हैं। आगे चलकर आखिरी अवस्थाओं से 100 ग्राम तक भी दे सकते हैं। तो ये नवसादर क्या करेगा, पेट का पीएच जो है, र्यूमन का पीएच एसिडिक रखेगा, जिससे कैल्शियम का ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सकेगा। इसी के साथ साथ पशु को समान एक्सरसाइज कराना बहुत जरूरी है। जब पशु एक्सरसाइज करेगा तो नॉर्मल चारे पर भी रहेगा, मेटाबॉलिज्म अच्छी होगी। और जब पशु बाहर जाएगा तो धूप लगेगी, उससे विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी एक बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है। ये क्या करता है, आहार नाल से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। कैल्शियम जो भी पशु चारे या दाने में लेता है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो विटामिन डी की कमी से भी मिल्क फीवर के चांसेस होते हैं। तो जब भी हम कैल्शियम थेरेपी दें, कैल्शियम के टॉनिक दें, तो उसके साथ साथ हम कोशिश करें कि ऐसा दें जिसमें कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी भी हो। जी। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, मेरा फोर्थ क्वेश्चन यही है कि मिल्क फीवर के क्या परिक्रम होते हैं, परिणाम परिणाम। परिणाम होते हैं, सॉरी। जी जी, देखिए, मिल्क फीवर के बारे में आपको बताया कि मिल्क फीवर, क्योंकि हमारे पशु मालिक जो डेयरी सेक्टर में है, हमारा उद्देश्य क्या है, एक तो हमें दूध 12 मास मिले, है ना। इसीलिए पशु मालिक चाहता है कि उसका उसका पशु हर साल एक बच्चा दे, और बच्चा देने के बाद 305 दिन उसको दूध मिलता रहे। तो सबसे बड़ी बाधा यही मिल्क फीवर ही है। जैसे थनैला रोग है, जी। पशु दूध उत्पादन में बहुत बड़ा एक चुनौती है, ऐसे ही मिल्क फीवर है। जितना ज्यादा पशु दूध देने वाला, उतना ही ज्यादा मिल्क फीवर होने के चांसेस। और एक बार अगर पशु को मिल्क फीवर हो गया तो उसके ट्रीटमेंट की अच्छी खासी कॉस्ट आती है। जानवर बीमार, उसको जो ट्रीटमेंट में पैसा लगेगा, फिर आगे चलकर देखा गया है कि अगर वो ट्रीटमेंट सही ढंग से नहीं हुआ तो आगे चलकर पशु को फिर मिल्क फीवर होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं। ठीक है? तो एक तो मिल्क फीवर से होने वाला नुकसान, उसके इलाज के दौरान होने वाला नुकसान। दूसरा, जब शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला तो दूध कम हो जाएगा। हर पशु मालिक का जो सपना ज्यादा दूध का होता है, वही पहला तो वही रोड़ा आ गया कि दूध कम आएगा। ठीक है? दूसरा, उसकी हड्डियां कमजोर होंगी।
हड्डियां कमजोर होंगी तो जानवर का विकास प्रॉपर नहीं, आगे चलकर पशु जब अगली बार ब्यात में आएगा तो पशु को डिस्ट्रोफिया, जैसे कहते हैं ना कि नॉर्मल सामान जो कहते हैं ना कि बच्चा पैदा करने की शक्ति खत्म हो जाएगी, कहीं ना कहीं उसे ऑपरेशन करके या जबरदस्ती निकालना पड़ेगा। इसके साथ एक आरोपी जेर ना निकलने की समस्या आती है। जेर ना निकलने की वजह से पशु के गर्भाशय में संक्रमण बन जाता है, और पशु के गर्भाशय में अगर संक्रमण बना तो वो कहीं ना कहीं बांझपन का एक बहुत बड़ा कारण है। इसके साथ साथ पशु में प्रोलैप्स की समस्या आती है। कई बार होता है कि पशु फूल दिखाने लगता है, और ये बड़ी अजीबो गरीब स्थिति होती है, क्योंकि ऐसे पशु को बेच पाना भी बड़ा मुश्किल है, और ये पशु पूरी तरह से प्रोडक्टिव स्ट्रेस में, तनाव में रहते हैं। इसके साथ साथ अन्य रोग जैसे मैस्टाइटिस थनैला है। जब पशु में कैल्शियम की कमी होगी तो कैल्शियम का एक बहुत बड़ा रोल रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी होता है। हमारे शरीर में तीन तरह के सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। जो डब्ल्यूबीसी होती हैं, इनमें एक सेल्स होती है न्यूट्रोफिल। इनका काम होता है जो भी बैक्टीरिया शरीर में इन्फेक्शन आते हैं उनको ये खा जाते हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं फाइगोसाइटोसिस। तो ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम आयन है, इस फाइगोसाइटोसिस को मजबूत करती है, इसकी प्रक्रिया में इनका रोल होता है। तो कैल्शियम आयन की कमी मतलब बैक्टीरिया को खाने की जो कैपेसिटी है हमारी डब्ल्यूबीसी की, वो खत्म है। तो जानवर को बहुत जल्दी संक्रमण हो सकता है, बच्चेदानी का संक्रमण, थनैला हो सकता है। इसके साथ साथ देखा गया है जब पशु में कैल्शियम की कमी हुई तो जानवर अपने आप भूख प्याना कम कर देता है। तो एक तो पहले ही नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में था, एनर्जी की कमी थी। दूसरा, चारा कम खाने की वजह से कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से मैं आपको बता दूं, एक हार्मोन होता है इंसुलिन, इसकी कमी हो जाती है। और इंसुलिन की कमी की वजह से क्या होता है, लीवर में फैट का मोबिलाइजेशन, फैट जमा होने लगता है, जिससे आगे चलकर कीटोसिस के रूप में होता है। तो ये कीटोसिस भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। पशु में बच्चा देने के बाद ये देखा गया है कि जो उनका पेट है, एक पार्ट होता है एबोमिसम, ये अपनी जगह से दूसरी जगह खिसक जाता है। तो कैल्शियम की कमी से ये स्थिति भी आती है कई बार, एमोविज्म, इनके पेट का जो एमोविज्म, एबोमिज्म वाला पार्ट है वो अपनी जगह से खिसक कर दूसरी जगह चला जाता है, जिसका कोई मेडिसिनल यूज ट्रीटमेंट नहीं है। कहीं ना कहीं ऑपरेशन से ही वो चीजें संभव हो सकती हैं। तो बहुत सारे कारण है। सबसे पहला जो वजह, सबसे पहला जो मेन नुकसान है वो ये है कि दूध की कमी और पशु में बांझपन की समस्या, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से तरह थनैला या गर्भाशय में इंफेक्शन या बांझपन की समस्या पैदा होती है। जी। जी सर, धन्यवाद सर। सर मैं पांचवे क्वेश्चन में आती हूँ। तो सर, मिल्क फीवर को कैसे रोक सकते हैं हम लोग? देखिए, मिल्क फीवर के लिए जैसे मैंने बताया कि हमारा पशु मालिक जागरूक हो, उसे पता होना चाहिए कि आखिरी के 3 हफ्ते और बाद के 3 हफ्ते बहुत ही क्रुशियल होने वाले हैं। तो उसे हमेशा ध्यान में, पहला तो यही ध्यान में रखे कि गर्भकाल की आखिरी अवस्था में वो बहुत ज्यादा हाई कैल्शियम रिच डाइट ना दे। और जैसे ही पशु ने बच्चा दिया उसके बाद तुरंत वो दो चीजों पर फोकस करे। एक तो आयनिक कैल्शियम, एक ऐसा कैल्शियम जो तेजी से पशु शरीर जो उसको एब्जॉर्ब कर सके। मैंने बताया लैक्टेट जेल, जो आयुर्वेद कंपनी का एक बहुत अच्छा है, जो आयनिक कैल्शियम का स्रोत है। तो इसमें मैं बताऊं इसमें क्या आता है, कैल्शियम तो एक तो आयनिक कैल्शियम है जिनका एब्जॉर्प्शन पूरी तरह से, मतलब अगर आपने जितना दिया वो बहुत त्वरित, मतलब तुरंत एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि आवश्यकता उस समय सबसे ज्यादा आयनिक कैल्शियम की होती है। इसके साथ साथ इसमें मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम आयन का होना भी दाने या चारे में बहुत जरूरी है। अगर मैग्नीशियम आयन की कमी है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो इस लैक्टेट जेल में मैग्नीशियम आयन भी मिले हुए हैं, तो मैग्नीशियम आयन कैल्शियम के और ज्यादा एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसके साथ साथ इसमें कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जैसे गठठ जोड़ है, डाबरा है, चंशूर है। ये क्या करते हैं कि शरीर ब्लड में आयनिक कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने में, मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ऐसे हर्ब्स जो दाने या चारे में जो कैल्शियम है उनसे अधिक से अधिक मात्रा में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। इसी के साथ इसमें मोलेसिस शीरा मिला होता है, गुड़, जो इसके कहते हैं पैलेटेबिलिटी, स्वाद को बढ़ाता है। पशु आसानी से इसको ले लेता है। मैंने बताया कि कैल्शियम की कमी के साथ साथ एनर्जी की भी कमी हो जाती है, तो क्योंकि इसमें मोलेसेस मिले हुए हैं तो ऑलरेडी वो उस एनर्जी की कमी को भी पूरा करते हैं। तो आप बच्चा देने के तुरंत बाद कोशिश करें, पशु मालिक एक 300 ml का जो लैक्टेट जेल आता है उसे दें, और उससे 12 से 18 घंटे के बाद 300 ml का दूसरी बोतल दें। साथ में कीटो रोग, एक मैंने बताया एक हमारी दवा है जो, जिसमें जो बेसिकली क्या करेगी, जानवर की जो एनर्जी की जो कमी है, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस को कम करने की कोशिश करेगी। उसमें ऐसे हर्ब्स मिले हुए हैं जो जानवर को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, जो लीवर को सपोर्ट करेंगे। तो ये मैंने बताया, ये दो प्रोडक्ट, लीवर लैक्टेट जेल और कीटोरोग। इसके साथ साथ पशु मालिक हमेशा गर्भकाल के आखिरी अवस्था में कोशिश करें अमोनियम क्लोराइड नवसादर देना शुरू करें। बच्चा देने के तुरंत बाद कोशिश करें कि पशु को तनाव ना हो, क्योंकि जब भी पशु को तनाव होगा तो पशु को अन्य बीमारियां होने के चांसेस हो जाएंगे। तो इनका हमेशा ध्यान रखें। निश्चित रूप से पशु को मिल्क फीवर की समस्या नहीं है अगर पशु मालिक थोड़ा सा भी अगर जागरूक है, उसे इन तीनों लक्षणों के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
खासकर पहले लक्षण, जब जैसे ही जानवर ने उत्तेजना दिखाना शुरू किया, वो इधर उधर घूमना शुरू किया, उसकी मांसपेशियों में कहते हैं ना कि वो कॉन्ट्रैक्शन, वो जकड़ फड़कना शुरू किया, उसे तुरंत ये संज्ञान लेना चाहिए कि अभी 24 से 48 घंटे के बच्चे देने के बाद ये स्थिति आती है। तो वो तुरंत, अगर जैसे मैंने बताया कि इन दोनों चीजों का यूज करेगा तो हाइपोकैल्सीमिया वाली स्थिति नहीं आएगी। जी। जी सर। सर, जो मेरा आखिरी क्वेश्चन है आप यही है कि मिल्क फीवर का इलाज कैसे करें। देखिए, मिल्क फीवर का इलाज कहते हैं ना कि अगर मिल्क फीवर दो तरीके से होता है, एक तो क्लिनिकल फॉर्म है जिसमें तीनों लक्षण आते हैं, एक तो पहले जिसमें जानवर खड़ा रहता है, फिर दूसरी अवस्था में बैठ जाता है वो मोड़ कर, तीसरी अवस्था में वो लेट जाता है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो कहीं ना कहीं फिर हमें एक कुशल योग्य पशु चिकित्सक की जरूरत पड़ेगी, जो अनुभवी हो। तो वहां पर हमें सबसे पहला काम तो यह है कि क्योंकि ब्लड में आयनिक कैल्शियम की कमी हो गई है, तो कहीं ना कहीं हमें डायरेक्ट नस के द्वारा उस कैल्शियम की आपूर्ति करना। तो जो भी पशु चिकित्सक होंगे वो क्या करेंगे, 450 ml की कैल्शियम की प्रिपरेशन आती है, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट या माइफैक्स के नाम से आती है, कैल्शियम ग्लूकोनेट के नाम से आती है। तो उन्हें नस के माध्यम से सीधे दिया जाता है, और इन्हें बहुत स्लो स्लो दिया जाता है, बहुत स्लो भी नहीं दे सकते और बहुत ज्यादा तेज भी नहीं दे सकते। इसलिए मैंने कहा कि अनुभवी पशु चिकित्सक का होना जरूरी है। करीब 10 से 12 मिनट के अंदर ही अंदर इस कैल्शियम को नस के माध्यम से हमें दे देना होता है। इस दौरान बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है पशु की शारीरिक बदलावों पर, क्योंकि जब पशु पूरी तरह से कोमाटोज है और जब आपने कैल्शियम देना नस के माध्यम से शुरू किया, तो जैसे जैसे कैल्शियम की आपूर्ति ब्लड में बढ़ती जाएगी, उसका उसकी उनकी मात्रा बढ़ती जाएगी, तो पशु तुरंत अलर्ट होने होता चला आएगा। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया, पशु की धड़कन की इतनी ज्यादा तेज हो जाती है कि वो सुनाई नहीं पड़ती, वो धड़कन धीरे धीरे कम पड़ेगी, उसकी आवाज सुनाई देना पड़ जाएगी। पशु हरकत में आएगा, मांसपेशियां फिर से फड़कने लगेंगी, जो उसका गोबर का रास्ता है, वो वहां से वो अपना गोबर करना शुरू करेगा। जो कई बार होता है कि कड़ा होता है, उसमें म्यूकस लगा होता है। इसके साथ साथ ये जानवर सर भी उठा सकता है, इधर उधर बाहर के वातावरण से वो कहते हैं ना कि उसको संज्ञान में लेना शुरू कर देता है। तो इन पर फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर और ये शो करता है कि उसे मिल्क फीवर है। मिल्क फीवर में अगर जैसे ही हमने नस के माध्यम से कैल्शियम देना शुरू किया, तो तुरंत उसका रिस्पॉन्स पता चलता है। सबसे पहले अगर मिल्क फीवर, जैसे मैंने बताया कि वो तीनों लक्षण जो मैंने बताया, कि पहली स्टेज होती है जिसमें जानवर खड़ा रहता है, दूसरी स्टेज में जानवर बैठ जाता है और मुंह एक तरफ कर लेता है, और तीसरी स्टेज में जब जानवर लेट जाता है। ठीक है ना। अगर इस तरह की स्थिति जानवर लेट गया है, तो कहीं ना कहीं वहां पर त्वरित हमें कैल्शियम की आवश्यकता है ब्लड में पहुंचाने की, जो कि हमें दाने या चारे से हम, या मिनरल का टॉनिक कैल्शियम का टॉनिक देकर तुरंत हम नहीं कर सकते। उस दौरान आवश्यकता होती है कैल्शियम को नस के माध्यम से ब्लड में सीधे देने की। और ये एक दिखने में बड़ा आसान लगता है, कई पशु मालिक सोचते हैं मैं खुद उसको लगा लूं, या तो कहने का मतलब यहाँ, क्योंकि ये कैल्शियम देना एक कहते हैं ना कि एक अनुभवी पशु चिकित्सक के माध्यम से ही दिलाना चाहिए कि जब कैल्शियम देते हैं, तो उस दौरान पशु के शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं उनको जानना बहुत जरूरी है। आवश्यकता से अधिक अगर हम कैल्शियम देंगे तो वो सीधे हार्ट पर उसका बुरा असर आता है। अगर हमने आवश्यकता से कम कैल्शियम दिया तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है। और जब भी हम कैल्शियम देते हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक डोज है, जैसे मैंने बताया 1 किलो पर 1 ml हम जो है कैल्शियम का, जो आयनिक कैल्शियम प्रिपरेशन हम देते हैं। तो अगर 450 किलो की अगर गाय है, तो हमें 450 ml हमें उसे कैल्शियम देना होता है, बोतल में नस के माध्यम से देना होता है। लेकिन हम ये जो भी कैल्शियम देते हैं, कोशिश करते हैं उसका 2/3 हम नस के माध्यम से दें और 1/3 हम उसको खाल के नीचे हम देते हैं। क्योंकि आवश्यकता से अधिक अगर कैल्शियम अगर जाएगा या उसका रेट ज्यादा होगा, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम भी आते हैं। कैल्शियम देने के दौरान ये देखा गया है कि उसको 10 से 12 मिनट के अंदर हमें कैल्शियम दे देना होता है, ना तो बहुत स्लो ना तो बहुत ज्यादा तेज। कैल्शियम देने के दौरान चिकित्सक को ये ध्यान देना होता है कि उसके शरीर में बदलाव, उसका इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये जानना बहुत जरूरी है कि जैसे जैसे कैल्शियम की मात्रा ब्लड में बढ़ती जाती है, जानवर अलर्ट होने की मोड में आता है, कहाँ वो कोमा में था, कहाँ वो धीरे धीरे होश में आना शुरू कर देता है। वो गोबर के रास्ते से वो गोबर करना शुरू कर देता है, मांसपेशियों में फिर से फकड़, वो कहते हैं ना कि वो कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, वो कहते हैं ना कि मांसपेशियां फिर से फड़कने लगती हैं, जानवर सर उठाने भी लगता है। और अगर उस दौरान अगर पशु चिकित्सक उसके हार्ट रेट को नापने की कोशिश करे, तो धीरे धीरे उसकी हार्ट की आवाज भी सुनाई देने लग जाती है, पल्स भी लेना थोड़ा आसान हो जाता है। तो बहुत सारे इस तरह के बदलाव साफ दिखाई देते हैं, और ये शो करता है कि इस पशु को हाइपोकैल्सीमिया या मिल्क फीवर ही था, जिसका जिसका सीधा सीधा कहते हैं ना उसका लाभ मिलना शुरू हो गया है। कई बार ऐसा होता है कि हमने कैल्शियम दे दिया, उसके बावजूद भी पशु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो निश्चित रूप से कोई दूसरी बीमारी भी हो सकती है, दूसरी वजह भी हो सकती है। इसलिए और पशु चिकित्सक को वहां तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर बार बार वो कैल्शियम देते रहे तो कैल्शियम का आवश्यकता से ज्यादा
अगर वो ब्लड में जाएगा तो वो नुकसान करेगा। इसके साथ साथ पशु चिकित्सक को ये पता होना चाहिए कि किसी ऐसे कोई और बीमारी तो नहीं है जो मिल्क फीवर से मिलती जुलती है। बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें मिल्क फीवर से मिलती जुलती समस्या आती है, जैसे जानवर को एक थनैला हो जाए, और थनैला में भी ई कोलाई से एक थनैला होता है, उसमें भी बिल्कुल सेम ऐसे ही लक्षण आते हैं। और उस दौरान पशु को एक कंडीशन उसे बोलते हैं एंडोटॉक्सीमिया। उस कंडीशन में अगर पशु को कैल्शियम दे दिया गया तो पशु की मौत हो सकती है। इसी के साथ साथ कई बार देखा है कि गर्भाशय में भी इंफेक्शन हो जाता है, इंडोमेट्राइटिस जिसे बोलते हैं। गर्भाशय में इंफेक्शन हो जाता है, उस दौरान भी पशु के शरीर में इंडोटॉक्सीमिया वाली कंडीशन होता है, अगर उस दौरान भी कैल्शियम दिया गया तो पशु की मौत हो सकती है। तो मैंने कहा एक अनुभवी पशु चिकित्सक का होना बहुत जरूरी है, जो इस बात को समझे कि इसे मिल्क फीवर ही है या कोई कुछ और अगर ये मिल्क फीवर है तो जैसे ही वो पशु को नस के माध्यम से कैल्शियम दिया जाएगा, में उसका लाभ दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। नस में देने के बाद कोशिश ये होनी चाहिए कि हम तुरंत उसे उसके मुंह से, है ना, ओरली जो हम उसको आयनिक कैल्शियम दे सकें। उसके लिए मैंने बताया कि हमारे पास लैक्टेट जेल है। बेहतर है आयनिक कैल्शियम में जैसे ही आप 300 ml की बोतल उसे देंगी वो तुरंत एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आएगा। एक हमने तुरंत दिया और उसके एक 12 से 18 घंटे के बाद दूसरी बोतल हमने दी, उसके बाद हमने नॉर्मल आयनिक कैल्शियम, नॉर्मल जो कैल्शियम आते हैं वो हम उसको दे सकते हैं। इसके साथ साथ हमें कीटो रोग देना होगा। एनर्जी कहते हैं, एनर्जी की कमी होती है, जब जानवर के अंदर एनर्जी आएगी तभी वो और ज्यादा उसके लाभ दिखेंगे। तो इसके साथ साथ हमें कीटो रोग देना चाहिए। पशु मालिक को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि उसे बार बार बोतल चढ़वाने पर फोकस नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि एक बार बोतल चढ़वाई, फिर आपने उसे दूसरे दिन का डॉक्टर साहब बोतल चढ़ा दो। तो जब बोतल चढ़ती है तब तो उसका लाभ नजर आता है, लेकिन क्या होता है कि पशु फिर उसी पर ही निर्भर हो जाता है। जिसे कहते हैं एनिमल साइक्लिक हो गया, बार बार उसे मिल्क फीवर के एपिसोड आएंगे और उसे ब्लड में ही कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने पहले बताया था कि गर्भावस्था के आखिरी दिन जब ज्यादा कैल्शियम देते हैं तो जो हार्मोन है, जो पैराथायरॉइड हार्मोन है जिसका मेन काम है कि हड्डी से कैल्शियम को ब्लड में लाना, वो इनएक्टिव हो जाता है। ऐसी स्थिति यहाँ भी आती है। बार बार अगर आप बोतल से कैल्शियम अगर देंगे तो कहीं ना कहीं शरीर की निर्भरता उसी पर ही बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बार बार बोतल देने की जरूरत नहीं है, एक बार ही वो बोतल दे करके उसके बाद सीधे मैंने बताया लैक्टेट जेल है, ठीक है, और कीटोरो इनको देना चाहिए, जिससे आहार नाल से जब कैल्शियम की आपूर्ति होती है तो वो नेचुरल तरीके से होती है और पशु को लाभ मिलता है। जी। इसके साथ साथ मैं अगर बताऊं तो पशु को विटामिन डी की भी आवश्यकता होती है। तो जो भी कैल्शियम में टाइम जो भी आप कैल्शियम से संबंधित टॉनिक दें तो उसमें ये देख लें कि उसमें कैल्शियम और फास्फोरस का सही अनुपात है या नहीं। सामान्यतः कैल्शियम और फास्फोरस जो अनुपात होना चाहिए वो 2:1 होना चाहिए, मतलब कैल्शियम 2 और फास्फोरस 1। कई सारे मार्केट में ऐसे मिनरल्स, ऐसी चीजें आती हैं जहां पर उनका अनुपात प्रॉपर नहीं होता। ठीक है ना। तो ये होना चाहिए। इसके साथ साथ विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन भी बहुत जरूरी है, चाहे और कोशिश करनी चाहिए कि जानवर को हमेशा धूप में लेकर के जाएं या जानवर को थोड़ा एक्सरसाइज कराएं। तो इससे उसको ऑलरेडी शरीर से ही विटामिन डी की सिंथेसिस होती रहेगी। और विटामिन डी का रोल मैंने बताया कि कैल्शियम से, आहार नाल से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में है। तो तो दो चीजें मैंने बताई, पहला तो यह है कि बोतल द्वारा कैल्शियम को देना त्वरित के लिए, इलाज के लिए। दूसरा, लैक्टेट जेल के माध्यम से 24 से 48 घंटे के बाद जो कैल्शियम की आपूर्ति को सुनिश्चित करना। जी। धन्यवाद सर। आज का हमारा क्वेश्चन यही खत्म होता है, और आपने हमारा इतना साथ दिया, इवन मिल्क फीवर के बारे में बताया। तो मेरे को पूरा यकीन है आप सभी को पसंद आया होगा कि मिल्क फीवर का हम जो टॉपिक लेके आए हैं, इवन उसमें जानकारी भी आपको मिली होगी। तो धन्यवाद सर, आपका मीन्स आप हमारे शो में आए और आपने इतनी जानकारी दी। तो थैंक यू आप सभी को। धन्यवाद दिव्या जी, धन्यवाद। आपने हमें बुलाया इसके लिए आपको एक दोबारा मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। और इस तरह के कार्यक्रम हमेशा आयोजित करते रहिए क्योंकि हमारे पशु मालिकों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू।